गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारे टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। हर एक चैप्टर का मैंने क्लास 12th का भी कवर कर रखा है, क्लास 11th का भी पूरा लेक्चर डालने वाला हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबाते रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। तो चैप्टर बच्चे पढ़ा रहा था मैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसका लेक्चर नंबर 5 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक होगा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। पिछले 4 लेक्चर से मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की डिटेल चर्चा कर रहा था। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का जिक्र किया था। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, जरा डिवाइड करा दूं, कि आप वैसी ट्रांजैक्शन का ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सके। मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है, जरा डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जानने से पहले एक बात मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बार आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो इसकी लाइफ जो है ना वो अनलिमिटेड है। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि ये बिजनेस काफी फेयरली लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। मतलब नियर फ्यूचर में इसका लिक्विडेशन नहीं होने वाला है। लिक्विडेशन नहीं होने का मतलब है, लिक्विडेशन वर्ड का मतलब होता है समापन, मतलब बंद नहीं होने वाला है। मतलब आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो ये फेयरली लॉन्ग टाइम तक चलेगा, बंद नहीं होगा। ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब अगर हम वेट करें कि बिजनेस बंद होगा तब उस दिन हम अपना प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो ये काफी डिफिकल्ट वाली बात हो जाएगी। मतलब अगर मान लेते हैं सपोज डैट कि हमने 1 लाख रुपया लेके 1 जनवरी 2010 को बिजनेस स्टार्ट किया था, और हमको अगर पता है कि 5 साल बाद 1 जनवरी 2015 को मेरा बिजनेस बंद हो जाए और उस दिन मेरा बिजनेस की वैल्यू है 10 लाख रुपया, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमें 9 लाख रुपया का फायदा हो गया। 1 लाख रुपया लगाए थे और अभी मेरे पास 10 लाख है, यानी 9 लाख रुपया का फायदा हो गया। लेकिन बिजनेस तो हम स्टार्ट करते हैं कि वो फेयरली लॉन्ग टाइम तक चलेगा। हमको पता थोड़ी ना है कब बिजनेस बंद होने वाली है, वो तो चलती रहेगी लॉन्ग टाइम तक। तो हर बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, या तुम बिजनेस को मनी देने वाले उसके क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं जो उसको उधार देते हैं, वो है, चाहे बैंक है जिसको हम बोल सकते हैं लेंडर्स बोल सकते हैं, बैंक हो गया या गवर्नमेंट हो गया, ये लोग को बिजनेस के डेटा से समय समय पर इनको इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी होता है। और ये लोग इंतजार नहीं करने वाले हैं कि बिजनेस कब बंद होगा और उस दिन हिसाब किताब करेंगे। जो बिजनेस का मैनेजमेंट है वो चाहता है, वो जानना चाहता है हर समय कि बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्थिति है, उसका ऑपरेशन कैसा चल रहा है, बिजनेस का जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, काम काज है। जैसे मान लेते हैं बिजनेस कपड़ा बेचने का काम कर रहा है तो उसका सेल परचेस कैसा हो रहा है ना। अब बिजनेस ये भी जानना चाहता है कि उसका फिनेंशियल पोजीशन क्या है। ये सारी चीजें जानना चाहता है हर मैनेजमेंट सही समय पर। और क्रेडिटर्स जो आपको उधार सामान बेचते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस का क्या स्थिति है, क्या वो हम अगर उधार दे रहे हैं तो वो लौटा देगा। अगर उसको पता ही नहीं चले, वो इंतजार थोड़ी ना करेगा कि बिजनेस कितना जब बंद होगा तब हम हिसाब किताब करेंगे। कोई भी क्रेडिटर्स है, लेंडर्स है, बैंक है, गवर्नमेंट है, ये लोग इंतजार नहीं करने वाले हैं कि बिजनेस जब बंद होगा उस दिन हिसाब किताब करेंगे। तो हर एक आदमी को, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो आपका क्रेडिटर्स है, वो हर लोग जानना चाहता है कि क्या उसका बिजनेस का स्थिति है, क्या वो हमने उसको गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे वो सुरक्षित है। लेंडर्स जानना चाहता है कि क्या हमने जो लोन दिया, लेंडर्स और बैंक मतलब ये जो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी में आएंगे। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो लोन वगैरह देते हैं, वैसी इंस्टीट्यूशन जो पैसे की लेन देन करती है। तो
जो आपको उधार देने वाला व्यक्ति है, चाहे वो बैंक हो चाहे दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो भी जानना चाहता है कि वो सही समय पर जिसको लोन दिए हैं वो हमें इंटरेस्ट देगा कि नहीं। ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा लोन उसको जो दिए हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, सुरक्षित हाथों में है कि नहीं। गवर्नमेंट भी चाहता है कि उसका जीएसटी टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, उसको इनकम टैक्स मिल रहा है कि नहीं। हर बिजनेस से ये गवर्नमेंट भी उम्मीद लगा के रखता है कि उससे हमको जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स टाइम पे मिले, इनकम टैक्स की हमको टाइम पे मिलता रहे। हर गवर्नमेंट भी इस तरह चाहती है। तो कह सकते हैं जो हमारे बिजनेस के डिफरेंट ये लोग यूजर्स हैं, ये जो डिफरेंट यूजर्स हैं, उनको जानकारी चाहिए सही समय पर। इसके लिए क्या किया जाता है ना, जो मेरा बिजनेस है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो मेरा बिजनेस चल रहा है ना उसको एक पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। ये जो पार्ट्स हैं, इसी पार्ट्स के पीरियड को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ये जो छोटा टुकड़ा में हमने बांटा ना अपने बिजनेस के समय को, बिजनेस के लाइफ को, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो मान लेते हैं जनरली ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 12 मंथ की होती है। तो हर 12 मंथ पे जो बिजनेस की मैनेजमेंट है, जो क्रेडिटर्स है, लेंडर है, बैंक है, गवर्नमेंट है, वो अपना हिसाब किताब आसानी से ले सकती है। लेकिन अगर बिजनेस का लाइफ अनलिमिटेड जो बिजनेस चलने वाला है उसका इंतजार करे तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए क्या किया जाता है, ये जो बिजनेस का लाइफ है ना उसको छोटी छोटी टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। उस छोटी टुकड़े को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, और वो अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 मंथ का होता है। और इसी 12 मंथ में हमको फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है, और इसी फिनेंशियल स्टेटमेंट को देख के जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेते हैं, जो क्रेडिटर है उधार गुड्स बेचता है, जो बैंक है वो लोन देता है, गवर्नमेंट को भी अपना टैक्स सही समय पर मिल जाता है। वो जब वो फिनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट जब देखता है ना बिजनेस का, तो उस समय उसको पता चल जाता है बिजनेस का क्या स्थिति है। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग उसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इस छोटे से टुकड़े को, जिसको हम लोग 12 मंथ यूजुअली लेते हैं। वैसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनको 3 मंथ का फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। मतलब हर 3 महीना पे उनको फाइनल अकाउंट तैयार करना होता है। लेकिन वो कंपनी है, ये वो हम उन कंपनियों का बात कर रहे हैं जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, बस उनके लिए ये रूल है। वैसे जनरली जो होता है अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होता है। और ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ना वो जनरली 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर हो सकता है। मतलब यूं बोलो, ये जो अकाउंटिंग मेरा पीरियड है ना वो 2 तरह का होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर, जो कि अभी अभी हमने बोला 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर होता है, और दूसरा होता है फिनेंशियल ईयर। ये होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और मैं आपको बता दूं, यही हमारा इनकम टैक्स, जो टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स अथॉरिटी है, इसी को मानती है। चाहे जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 है, ये भी इसी को प्रीफर करती है। फिनेंशियल ईयर को 1 अप्रैल से 31 मार्च को, इसी बीच का हमारा फिनेंशियल पोजीशन वो देखना चाहती है। तो हमें जनरली, हम लोग भी जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरली यही प्रीफर करते हैं, यही फिनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। लेकिन आप कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग भी, सोल प्रोप्राइटरशिप है, छोटा मोटा है, वो बना लेता है। लेकिन चूंकि टैक्स अथॉरिटी चाहता है कि नहीं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही बनाए, तो आपको 12 महीना इसी पीरियड का लेना पड़ेगा। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे लाइफ को एक छोटी टुकड़े में बांट देता है। इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब क्लियर हो गया कि मेरा जो बिजनेस लंबे समय के लिए चल रहा है उसको हम क्या करते हैं, एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इस छोटे टुकड़े को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और ये टुकड़ा जनरली 12 मंथ का होता है, और ये फिनेंशियल ईयर ही होता है मोस्ट ऑफ द केस में, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी और कंपनीज एक्ट 2013 इसी को प्रीफर करता है, फिनेंशियल ईयर को। वैसे एक बात और बताया मैंने कि जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनी है वो 3 महीने के भी फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती हैं। इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट, जो भी अकाउंटिंग का यूजर है, वो अपना काम कर लेते हैं। थैंक यू।